एक ऐसा शख्स हकीकी जिंदगी में भी है जिसे शायद सालों से कई ममालिक की पुलिस पकड़ना चाहती है, लेकिन आज तक इस बात से भी बेखबर है कि ये शख्स कहां है। किसी के लिए ये डॉन है और किसी का मसीहा। किसी ने इसको आतंकवादी माना तो किसी ने इसको अपना हीरो तस्वुर किया। सालों से इंडिया छोड़ने वाला दाऊद इब्राहिम आज भी न जाने क्यों इंडिया के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। लोगों की मदद करना, गरीब की बेटियों की शादी कराना और यतीमों के सर पर हाथ रखना भी दाऊद और साबिर अपनी जिम्मेदारी समझते थे। दाऊद इब्राहिम ने डी गैंग बनाया और ये डी गैंग डी कंपनी के नाम से वो शोहरत पा गया कि दुनिया में आज तक किसी को ना मिली। डी गैंग का खौफ, दबदबा पूरी मुंबई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर छाने लगा। Who is going to decide this man is a gangster or not? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन एक ऐसा शख्स हकीकी जिंदगी में भी है जिसे शायद सालों से कई ममालिक की पुलिस पकड़ना चाहती है, लेकिन आज तक इस बात से भी बेखबर है कि ये शख्स कहां है। किसी के लिए ये डॉन है और किसी का मसीहा। किसी ने इसको आतंकवादी माना तो किसी ने इसको अपना हीरो तस्वुर किया। इस शख्स ने मुंबई के इलाके डोंगरी के एक छोटे से घर से दुनिया का बेताज बादशाह बनने का सफर तय किया। लोग कहते हैं कि इसने बहुत कुछ खोया लेकिन सब कुछ पा लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाऊद इब्राहिम कासकर की। Who is going to decide this man is a gangster or not? दाऊद इब्राहिम कासकर की जिंदगी की कहानी किसी पहेली की तरह है। भारत में बैठे ब्लॉगर्स और चंद नाम नहाद सहाफ़ी और राइटर्स ने अपनी रेटिंग के लिए इनके हवाले से मुख्तलिफ तरह की मन गढ़ंत और बेबुनियाद बातें भी मशहूर की हैं। सालों से इंडिया छोड़ने वाला दाऊद इब्राहिम आज भी न जाने क्यों इंडिया के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम कितने ताकतवर, दौलतमंद हैं और इनका सिक्का कितना चलता है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि दाऊद इब्राहिम वर्ल्ड मोस्ट वांटेड बने कैसे। दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 में एक गरीब घर में पैदा हुए। इनके वालिद इब्राहिम कासकर एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल थे और छोटे से घर में 12 बहन भाइयों को गुर्बत में पाला और बढ़ाया। ये कहा जाए कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम ने गैंग वार शुरू किया या फिर वो पहले गैंगस्टर थे तो बिल्कुल गलत होगा। दाऊद इब्राहिम से पहले 3 बड़े नामवर डॉन मुंबई में गैर कानूनी काम शुरू कर चुके थे, जिनमें हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्ज़ा, करीम लाला और वरदराजन उर्फ वर्दा भाई शामिल थे। इन तीनों और इनके मुकाबिल या साथ काम करने वाले दीगर गैंगस्टर की दास्तानें भी तवील हैं, लेकिन हम यहाँ दाऊद इब्राहिम से इनके कनेक्शन की बात कर रहे हैं। 70 की दिहाई में हाजी मस्तान स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। इन्होंने करीम लाला और वर्दा भाई से इत्तेहाद बनाया, जो एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर जाना जाता था। कहा जाता है कि डोंगरी में उस वक्त दाऊद इब्राहिम और इनके भाई साबिर कासकर हफ्ता वसूली और दीगर गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती करते थे। 2 फरीकैन में सुलह सफाई कराने के कई ठेके लेकर इन्होंने बिगड़े मामला सुलझाए थे। इन्हीं के साथ 2 भाई आलमजेब और अमीरजादा भी इनके गैंग का हिस्सा थे। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती पक्की थी और इनका काम करीम लाला का भतीजा समत खान संभालता था। समत खान के बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई अय्याश लड़का था। डांस बार में शराब के नशे में धुत होकर झगड़े करना इसका रोज का मामूल था। कत्लो गारत करना भी समत खान के लिए इंतहाई मामूली बात हुआ करती थी। भतीजे समत खान की घटिया हरकतों और गुंडागर्दी के सबब चचा करीम लाला की दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो रही थीं और हाजी मस्तान भी इस बात पर शदीद नाराज दिखाई देते थे, जिसके बाद करीम लाला ने फैसला किया कि समत खान को बेदखल करके कहीं और भेजा जाए और फिर साबिर और दाऊद की एंट्री हुई।
साबिर और दाऊद को अपने करीब करके इनके जरिए काम कराने का आगाज किया गया। साबिर और दाऊद इब्राहिम के शामिल होने के बाद हाजी मस्तान को इनकी सूरत में न सिर्फ वफादारी मिली, बल्कि इसने अपने पंजे मजीद मजबूत कर लिए। समंदरी बंदरगाहें हों या बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर, सोने समेत मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग हो या कोई भी काम, अब सब हाजी मस्तान की मजबूत गिरफ्त में था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम की जहानत से साबिर गैंग भी माला माल हो चुका था। लोगों की मदद करना, गरीब की बेटियों की शादी कराना और यतीमों के सर पर हाथ रखना भी दाऊद और साबिर अपनी जिम्मेदारी समझते थे। इनकी दौलत, शोहरत और ताकत इतनी तेजी से बुलंदियों को छू रही थी कि ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस अफसरान, रियल एस्टेट के लोग हों या फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, सभी दाऊद और साबिर के मरहूने मिन्नत होने लगे थे। बिना इनकी मुदाखलत के ना कोई मुतमईन होता और ना किसी की नैया पार लगती। दाऊद इब्राहिम और इनके भाई साबिर को दौलतमंद और ताकतवर होता देख इन्हीं के गैंग के दो भाई अमीरजादा और आलम ज़ेब ने बगावत का सोचा और फिर आपस में इख्तलाफात और झगड़े शुरू हो गए। हाजी मस्तान ने यह सूरत हाल देखकर दोनों को बुलाया और इलाके बांट दिए गए। इसके बावजूद भी आलम ज़ेब और अमीरजादा खुश न थे, जबकि दाऊद इब्राहिम और इनके भाई ने हाजी मस्तान के साथ वफादारी का सबूत देते हुए इनकी बात मानने से कतई इनकार न किया। दाऊद के भाई साबिर की शादी में मदु करने पर आलम ज़ेब और अमीरजादा की दुश्मनी और नफरत मजीद बढ़ गई, जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और मुंबई की मशहूर शख्सियात और अफसरान दाऊद और साबिर के इर्द गिर्द घूमते देखे। अमीरजादा और आलम ज़ेब ने शादी में ही तय कर लिया कि अगर साबिर गैंग का खात्मा ना किया तो इनके लिए मुस्तकबिल में कुछ नहीं बचेगा। इन्होंने साबिर को एक मारूफ टारगेट किलर मानिया के हाथों कत्ल करवाया और सोचा कि दाऊद इब्राहिम खौफजदा होकर गैंग खत्म कर देगा और हम पठान गैंग बनाकर मुंबई पर राज करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि दाऊद ऐसा गैंग बनाएगा कि जिसके चर्चे दुनिया में होंगे और मुखालिफ गैंग नाम सुनकर ही खौफ से कांप जाएंगे। और फिर दाऊद इब्राहिम ने डी गैंग बनाया और ये डी गैंग डी कंपनी के नाम से वो शोहरत पा गया कि दुनिया में आज तक किसी को ना मिली। डी गैंग का खौफ दबदबा पूरी मुंबई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर छाने लगा। डी गैंग के चर्चे हर जगह होने लगे। अब हाजी मस्तान और करीम लाला को लोग भूल गए और दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद ने मुल्क छोड़ा लेकिन नेटवर्क काम करता रहा। भारतीय हुकूमत और सियासतदान आज भी दाऊद फोबिया का शिकार हैं। कभी मुंबई हमलों का इल्ज़ाम दाऊद पर लगाया जाता है तो कभी दहशतगर्दी में दाऊद गैंग को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन आज तक भारत दाऊद इब्राहिम पर कोई इल्ज़ाम साबित न कर सका। डोंगरी के मामूली से मकान में रहने वाला दाऊद आज बेपनाह दौलत का मालिक है और दाऊद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।